सबको लगता है। उबर राइड। रात के लगभग 11:30 बजे का समय था। नशे में धुत 3 लड़के काफी देर से एक ऑटो की तलाश कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से सड़क पर कोई भी ऑटो नजर नहीं आ रहा था। वो तीनों टैक्सी बुक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी अचानक मयंक के फोन में नेटवर्क आया। उसने उबर ऐप खोलकर चेक की तो उनकी लोकेशन के पास एक कैब दिखाई दी। अरे मिल गई टैक्सी, जल्दी से बुक कर लेता हूँ वरना ये भी निकल जाएगी। मयंक ने टैक्सी बुक की। थोड़ी ही देर में टैक्सी उनके सामने आकर रुकी। उन्होंने देखा कि टैक्सी में ड्राइविंग सीट पर एक फीमेल ड्राइवर बैठी है। नशे की हालत में फीमेल ड्राइवर को देखकर उन तीनों की आंखें चमक उठी। वो आकर टैक्सी में बैठे और उन तीनों की नजर मानो उस फीमेल ड्राइवर पर ही अटक गई हो। सर ओटीपी? ओटीपी भी बता देंगे, पहले अपना फोन नंबर बता दे तो चलेगा क्या? टैक्सी ड्राइवर पायल ने धीरज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी मोहित बोला, अरे क्यों इतनी खूबसूरत लड़की को परेशान करता है? ओटीपी है 1434। मैडम आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, थोड़ा पीकर टाइट है आज। तुम्हें डर नहीं लगता क्या कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए? वैसे भी आजकल जमाना कुछ अच्छा नहीं है। वो तो हम जैसे सीधे साधे लड़के आपको मिल गए, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं सर, मैं पिछले 3 साल से रात में टैक्सी चला रही हूँ, इसलिए आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी टेंशन मत लीजिए। क्या सोलर सिस्टम है क्या इसमें? ये मेरा काम है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। अरे ऐसे कैसे ना ले टेंशन? इतनी खूबसूरत लड़की रात में टैक्सी चलाने के लिए निकलेगी तो टेंशन तो हो ही जाएगी ना। वैसे अगर आपको काम की इतनी जरूरत है तो मैं आपको काम दे सकता हूँ, आप मेरे साथ चलिए ना। नहीं सर, मुझे कोई काम नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। वैसे आपको अशोक मोहल्ले में कहाँ जाना है? जहाँ तुम लेकर जाओगी हम तो वहीं चल पड़ेंगे, पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। इतनी प्यारी लड़की को ऐसा काम करना पड़ रहा है। कितनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, कितने खूबसूरत होठ। इतना बोलकर मयंक ड्राइवर पायल का चेहरा छूने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो मयंक का हाथ हटाने की कोशिश करती है तो मयंक उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल देता है। सर प्लीज आप थोड़ा ठीक से बैठिए, वरना गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपको बुरा लग जाएगा। इतना बोलकर मयंक जोर जोर से हंसने लगा और उसके साथ साथ उसके दोनों दोस्त धीरज और मोहित भी पायल को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देने लगे। वो बार बार उसे टच करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पायल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कई बार उन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। इतनी छेड़छाड़ और बदतमीजी होने की वजह से पायल की आंखों से आंसू छलक गए थे, लेकिन वो काम करने को मजबूर थी। इसीलिए अपनी आंखों के आंसू पोंछकर खुद को संभालते हुए उसने ड्राइव करना जारी रखा। रास्ते पर कुछ दूरी तक तो आसपास कुछ गाड़ियां थी, लेकिन जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ा तो अंधेरा और ज्यादा गहराता चला गया। आसपास केवल कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ही रास्ते पर दिखाई दे रही थी। बारिश और बढ़ गई थी। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और बिजली के कड़कने की आवाज से पायल के दिल का डर और ज्यादा बढ़ रहा था। वो यही सोच रही थी कि अगर इस सुनसान रास्ते पर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो यहाँ पर उसे कोई बचाने वाला भी नहीं है। एक तो सुनसान रास्ता, आधी रात का समय और गाड़ी में एक अकेली लड़की के साथ दारू के नशे में धुत लड़के। किसी भी पल कोई अनहोनी घट सकती थी। अरे बेबी, कितनी ज्यादा घबरा रही हो तुम? हम तुम्हें कोई आवारा लड़के लगते हैं क्या? अच्छे खासे घर के शरीफ लड़के हैं हम, इसलिए तो तुम्हारी खूबसूरती की कद्र कर रहे हैं। बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं। कोई भूत प्रेत नहीं है जो तुम्हें खा जाएंगे। सर थोड़ी देर में आपकी लोकेशन आ जाएगी, फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। प्लीज ये राइड मेरे लिए और मुश्किल मत बनाइए। तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की। अचानक पायल का फोन बजा और चौंक कर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, हाँ बेटा,
अच्छा ठीक है, मम्मा बस 2 मिनट में आती है। हाँ, तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं। अरे माफ करना, हमें पता नहीं था तुम शादीशुदा हो। अरे शादीशुदा है तो क्या हुआ, हमें तो वो भी चलेगी। ये बात बोलकर वो तीनों पायल की तरफ देखकर बड़े ही बदतमीजी से हंसने लगे। तभी पायल ने कहा, सर क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं? अरे जाने मन, हेल्प? तुम तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हाजिर है, बोलो। सर एक्चुअली मेरा बेटा घर पर अकेला है और अकेले उसे बहुत डर लग रहा है। मेरा घर यहाँ पास में ही है, क्या मैं बस 1 मिनट के लिए अपने घर जा सकती हूँ? एक बार अपने बेटे को जाकर थोड़ा समझा दूंगी तो वो शांत हो जाएगा। सिंगल पेरेंट हूँ ना, और फैमिली में कोई और है भी नहीं, इसलिए सब खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अरे हाँ हाँ तुम जाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन बस आना जल्दी। जी सर। पायल ने गाड़ी ड्राइव की और एक घर के सामने जाकर टैक्सी रोक दी। मैं बस अभी 2 मिनट में आ जाऊंगी सर। ठीक है। पायल घर के बाहर टैक्सी रोककर जल्दी से दरवाजे का लॉक खोलकर घर के अंदर गई। तभी टैक्सी के अंदर बैठे मयंक ने कहा, क्या बात है, बिना मेहनत किए ही लड़की के घर का पता चल गया और परिवार में कोई है भी नहीं, घर का दरवाजा भी खुला हुआ है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता यार। चलो हम भी अंदर चल लेते हैं, ड्राइवर मैडम स्वागत तो करेगी हमारा। हमने इतना कोऑपरेट किया है, थोड़ा कोऑपरेशन तो उसे भी दिखाना पड़ेगा ना। तीनों टैक्सी से उतरकर दरवाजे से घर के अंदर चले गए। पूरे कमरे में घुप अंधेरा था। तीनों को एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, बेटा मम्मा बस उन 3 लोगों को छोड़कर अभी आपके पास आ जाएगी। अब मम्मा को जाने दो, मम्मा जल्दी आ जाएगी। हाँ ठीक है मम्मा, पर प्लीज देर मत करना। आपको पता है ना, मुझे अकेले डर लगता है। लगता है ऊपर वाले कमरे में होगी, टॉर्च जला, ऊपर चलते हैं। उन्होंने फोन की टॉर्च ऑन की और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़े। रात के पहर सीढ़ियों से चरचर की आने वाली आवाज बड़ी ही भयानक लग रही थी। वो जैसे ही ऊपर पहुंचे तो उन्हें कमरे से पायल के चीखने की आवाज आई। कहीं कुछ हो तो नहीं गया मैडम को? लगता है उस कमरे में है मैडम। तीनों ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर भी गहरा अंधेरा था, इसलिए ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो तीनों अपने फोन के टॉर्च की रोशनी से पायल को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे का दरवाजा बड़ी ही तेज आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया और अचानक पायल उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे अचानक अपने सामने देखकर वो तीनों घबरा गए। सर मैंने बोला था ना, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? आप मेरे घर में क्यों चले आए? हमने सोचा कहीं तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो हम आ गए। वैसे आज रात हम तीनों तुम्हारे घर रुकना चाहते हैं। बाहर कितनी बारिश हो रही है देखो ना, और तुम्हारा बच्चा भी घर पर अकेला है। तुम कहाँ पहले हमें छोड़कर आओगी और फिर वापस अपने घर आओगी, इसीलिए हम सोच रहे हैं आज रात यहीं रुक जाते हैं। चाहो तो बदले में तुम पैसे भी ले लेना। पायल के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी अचानक बड़ी ही तेज बिजली कड़की। बिजली की रोशनी जैसे ही कमरे के अंदर पड़ी, पायल उनके सामने से कहीं गायब हो गई। उन्होंने इधर उधर टॉर्च मारकर देखा, लेकिन पूरे कमरे में पायल कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक उन्हें अपने पीछे से किसी की दबी हुई हंसी की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़े, लेकिन अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उनकी आत्मा सिहर उठी। उनकी आंखों के सामने पायल थी, लेकिन उसका रूप अब पहले जैसा सामान्य नहीं था। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। आंखें अंदर को धसी हुई बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। चेहरे पर एक अजीब सी भयानक मुस्कान, मुंह से खून टपक रहा था और चेहरा गालों के पास से फटा हुआ था, मानो जैसे उसके सामने कोई चुड़ैल आकर खड़ी हो गई हो। उसकी ऐसी हालत देखकर डर के मारे उन तीनों का शरीर पसीने से भीगने लगा। उन तीनों का नशा तो जैसे एक ही चुटकी में गायब हो गया और उनका शरीर थर थर कांपने लगा। अरे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम सब मेरे घर में रुकना चाहते हो ना? तो ठीक है,
लेकिन शर्त ये है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। अब से तुम हमेशा मेरे साथ इसी घर के अंदर रहोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, हमें जाने दो, हमें नहीं रुकना यहाँ, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। चलो चलते हैं यहाँ से। इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? उसने मयंक और धीरज के पेट में अपने पैने नुकीले नाखूनों को काट दिया और दोनों को पूरी ताकत से हवा में उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया। मोहित डर कर वहां से दरवाजे की तरफ भागा। वो जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा तो दरवाजे के अंदर से दो बड़े ही भयानक हाथ निकले। उन्होंने मोहित की गर्दन को कस कर पकड़ लिया। मोहित की गर्दन से खून टपकने लगा और वो बेसुध होकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद वो औरत मयंक की ओर बढ़ने लगी। मौका देखकर धीरज ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलते ही जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया उसके पैर किसी से टकराए। धीरज ने नीचे देखा, वहां मोहित की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर धीरज घबरा जाता है। वो अपने चारों ओर देखता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि वो फिर से उसी कमरे में आ गया है और वो टैक्सी ड्राइवर उसके ठीक सामने खड़े हुए गुस्से में उसे ही घूर रही है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं इस कमरे से बाहर निकला था, फिर से इसी कमरे में कैसे आ गया? देखो, हम जानते हैं कि हम तुम्हारे साथ गलत करना चाहते थे, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हम आज के बाद फिर कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। प्लीज हमें जाने दो। तुम्हें जाने दूं? लेकिन मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? पिछले 2 साल से हर रात ये कैब लेकर मैं सड़कों पर तुम्हारी तलाश में ही तो निकलती हूँ। कब से तुम्हारा इंतजार था कि कब तुम मुझे मिलो और कब मैं तुम तीनों को अपने हाथों से मार कर अपना बदला लूं। अब मुझे इतना अच्छा मौका मिला है तो मैं तुम्हें जाने कैसे दे सकती हूँ? क्या पिछले 2 साल से तुम हमारा इंतजार कर रही हो? लेकिन हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। तुम्हारा हमसे भला क्या वास्ता है? देखो, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज जाने दो हमें। हाथ पैर तो तुम्हारे सामने मैंने भी जोड़े थे, लेकिन तुमने भी तो मेरी कोई बात नहीं सुनी थी ना। 2 साल पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और उसके बाद मुझे मार कर फेंक दिया। मेरे परिवार को तो मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए भी मेरा शरीर नहीं मिला। जैसा तुमने मेरे साथ किया, अब वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अरे बेबी, अपने हाथ में आए शिकार को हम ऐसे जाने नहीं देते। तुम रोगी हमारे सामने, गिड़गिड़ाओगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि आखिर में होगा तो वही जो हम चाहते हैं। अब रोना बंद भी करो, चलो कम ऑन, आ जाओ। अब तक तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद आ ही गया होगा, अब तुम्हें मारने में और मजा आएगा। उसने अपने हाथ में एक फावड़ा उठाया और एक एक करके तीनों के चेहरे पर दे मारा। उनका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। एक के बाद एक उसने उनके ऊपर कई वार किए, जब तक कि उनके शरीर के अंदर की आखिरी सांस खत्म नहीं हो गई। वो उन तीनों को कमरे की खिड़की की तरफ लेकर गई। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसने उनके शरीर के टुकड़े खिड़की से नीचे फेंक दिए। घर के नीचे इंतजार कर रहे कुत्ते उनके शरीर के टुकड़ों पर झपट पड़े। उन्होंने उनके शरीर का मांस नोच डाला और कभी किसी को उन तीनों के बारे में फिर कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन उन तीनों का अधखाया शरीर सड़कों पर बिखरा मिला, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मरने वाले कोई बेकसूर नहीं, बल्कि पिछली रात तो उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली है। होने के कारण गांव के आसपास के घने जंगलों से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आना शुरू हो गई थी, जिन्हें सुनकर साकेत का दिल घबरा रहा था। बस ने गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही उसे उतार दिया और अब वो पैदल ही दादी के घर की ओर निकल पड़ा था। कुछ देर बाद वो अपनी दादी के घर पहुंचा और उसी के साथ कुछ धुंधली यादें साकेत के दिमाग को छू कर निकलने लगी। सामने एक पुराने जमाने का लकड़ी की कड़ी वाला दरवाजा दिखाई दे रहा था, जिसका नीला पेंट छूटकर पपड़ी बन चुका था। साकेत ने दरवाजे की कड़ी को कई बार बजाया, लेकिन किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। लगता है घर में कोई है ही नहीं।
साकेत अभी वापस मुड़ने को था कि तभी उसे दरवाजे के सामने एक झुकी कमर और झुर्रीदार त्वचा वाली बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। दादी माँ, पता नहीं आपने मुझे पहचाना या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपका पोता साकेत। साकेत खुशी से उछलते हुए बोलता चला जा रहा था, लेकिन सामने खड़ी दादी के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? रोका था, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। साकेत अपने माँ और पापा के साथ मुंबई शहर में रहता था। मुंबई में ही उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, लेकिन फिर भी उसके मन में बचपन की वो यादें ताज़ा थी जब वो अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था 2 दिन पहले। पापा, दादी वहाँ गांव में अकेली रहती है, हम कभी वहाँ जाते नहीं। मैंने सोच लिया है, मुझे अब दादी के गांव जाना है। बेकार की बातें मत करो, उस जगह से निकल पाना इतना आसान नहीं था। अब अगर हमें मौका मिला है वहाँ से दूर रहने का, तो उस अंधेरे में लौटने की बात मत करो मेरे सामने। लेकिन पापा, ऐसा क्या है उस गांव में? और अगर इतनी ही बुराई है तो दादी को वहाँ क्यों छोड़ा हुआ है? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया आप? हो सकता है आपको अपनी माँ से कोई लगाव ना हो, लेकिन मैं अब दादी को वहाँ अकेले ऐसे गुमनाम जिंदगी नहीं जीने दूंगा। दादी हमारे साथ आकर मुंबई में रहेंगी। इतना कहकर साकेत गुस्से में पांव पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह जब साकेत की माँ उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है तो देखती है कि वो अपने कमरे में नहीं है। बस टेबल पर साकेत की हैंडराइटिंग में लिखी हुई एक चिट्ठी उसे पड़ी नजर आती है। मम्मी, पापा, आप लोगों को मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ और घर छोड़कर कहीं भाग भी नहीं रहा हूँ। बस दादी के पास जा रहा हूँ, कुछ दिन उनके साथ बिताऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो मेरे साथ शहर लौट आए। सत्यानाश, ये क्या कर दिया इस लड़के ने? चलिए, हमें भी चलना होगा, अब और कोई रास्ता नहीं है। चिंता मत करो, गाँव में माँ है और वो जानती है कि उन्हें अपने पोते की रक्षा कैसे करनी है। लौट आएगा कुछ दिन में। आज के दिन अब तुम आ ही गए हो तो ठीक है। भीतर वाला कमरा तुम्हारे लिए खोल दिया है। कमरे में चारपाई है, घड़े में पानी भी रख दिया है। खाना खा लो, उसके बाद अपने कमरे में आराम करो। ठीक है दादी। और हाँ, भूल से भी रात के समय घर से बाहर मत निकलना। खिड़की खोलकर बाहर झांकने की कोशिश भी मत करना, समझ गए? साकेत ने दादी की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। ऐसा नहीं था कि साकेत दादी की धमकी से डर गया था, लेकिन लंबे सफर की थकान के कारण बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई थी। अगले दिन शाम को साकेत छत पर बैठा हुआ था कि तभी उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है। अरे छोरा, छत पर क्या कर रहा है तू? आज अमावस्या का दिन है, भूल से भी दिन छिपने के बाद घर से पाँव बाहर मत निकालना। दादी की बात सुनकर साकेत छत से नीचे आ जाता है। ये क्या चल रहा है? कल भी उन्होंने मुझसे कहा रात के समय घर से बाहर मत निकलना, और आज फिर से वही अमावस्या की बात कर रही हैं। साकेत अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर अपनी दादी पर पड़ती। वो जमीन में बैठ नींबू और मिर्ची धागे में पिरोकर तैयार कर रही थी। पास ही में कुछ सुइयां और एक कटोरी में लाल रंग भी रखा हुआ था। दादी आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रही थी। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने नींबू को लाल रंग से रंग दिया। इसके बाद उन्होंने एक एक करके नींबू के अंदर सुइयां चुभोई और फिर घर के दरवाजे और खिड़कियों पर उस नींबू मिर्ची को ले जाकर लटका दिया। दादी, ये सब क्या कर रही हो आप? ऐसे घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों लटका रही हो? बेटा, मैंने कहा ना, आज अमावस्या की रात है। आज की रात वो जरूर लौटेगी। अमावस्या की रात हमारे गांव पर बहुत भारी रहती है। जिस भी घर के दरवाजे पर उसे ये नींबू मिर्ची लटका हुआ नहीं मिला, उस घर के अंदर वो प्रवेश कर जाएगी। दादी की बात सुनकर साकेत की हंसी छूट जाती है। अरे दादी, कौन आपके घर में प्रवेश कर जाएगा? ये कैसी बातें कर रही हो आप? रूह है वो, भटकती आत्मा है, बचकर रहना उससे। किसी पर तरस नहीं खाती वो। दादी की बातों को सुनकर साकेत चुप हो जाता है। देर रात गए साकेत को शरारत सूझती है और वो दरवाजे पर लटके नींबू मिर्ची को उतारकर नींबू पानी बनाता है और छत पर जाकर उसे पीने लगता है। ये गांव वाले पता नहीं कब तक इन्हीं सब दकियानूसी बातों में फंसे रहेंगे। अरे नींबू चौखट पर लटकाने के लिए नहीं, नींबू पानी बनाने के लिए होता है। साकेत ने अपना मोबाइल फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके वीडियो बनाने लगा। रात के ठीक 12 बज रहे हैं। मेरे हाथ में इस नींबू का बना हुआ नींबू पानी है, जिसे दादी ने मंत्र पढ़कर रंग रोगन करने के बाद चौखट पर लटकाया था। और शाम के 6 बजे से ही मुझे कमरे में बंद करके रखा था। दादी ने कह रही थी भटकती आत्माएं घर में घुस जाएंगी। रात के 12 बजे भी कोई भटकती आत्मा नहीं दिख रही मुझे छत पर। अभी काफी लेट हो गया है, अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। बाकी कल मिलते हैं। साकेत ने ये वीडियो अपने पापा को सेंड किया और उसके बाद अपना नींबू पानी खत्म करके वो अपने रूम में जाकर सो गया। रात के तकरीबन 3 बजे का समय था। कमरे से आ रही अजीब किस्म की खुशबुसाहट सुनकर साकेत की नींद टूट जाती है। आंख खोलते ही उसे कमरे से पसीने की तेज बदबू महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़ा हुआ नींबू जला रहा हो।
धीरे धीरे करके वो सड़न बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ कमरे में हल्का धुआं भरता जा रहा था। पसीने में उसके शरीर का रोम रोम भीग चुका था। घबराकर उसने पंखे की ओर देखा। पंखे पर एक काला साया उसे बैठा नजर आया, जो अचानक से साकेत के ऊपर कूद पड़ा। साकेत के मुंह से जोरदार चीख निकल गई और वो बेड से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। कमरे में सिर्फ एक नाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी धीमी नीली रोशनी में उसने अपने सामने एक साए को खड़े हुए देखा, जिसकी आंखें काली थीं और मुंह से खून बह रहा था। उसके शरीर पर हूबहू वही कपड़े थे जो साकेत ने पहने हुए थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल सफेद था। साकेत ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसने चौंक कर लाइट जलाई, लेकिन अब कमरे में कोई नहीं था, ना वो परछाई, ना धुआं, ना गंदी बदबू। किसी तरह सुबह के 4 बजे और गांव में लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। आंगन में दादी के झाड़ू बुहारने की आवाज सुनकर साकेत अपने कमरे से निकलकर बाहर आंगन की तरफ आ जाता है। सब ठीक है ना बेटा? तू ऐसा परेशान सा क्यों नजर आ रहा है? दादी की बात के जवाब में साकेत के चेहरे की हवाइयां सी उड़ जाती हैं और वो घबराकर दरवाजे की चौखट की ओर देखने लगता है। दादी भी मुड़कर चौखट की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। चौखट पर लटकी हुई नींबू मिर्ची अपनी जगह से गायब थी। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? मैंने तो शाम को ही नींबू मिर्ची लटका दी थी, कहाँ चली गई? इसका मतलब उसे घर में घुसने का रास्ता मिल गया। मुझे माफ कर दो दादी, वो कल रात में। इतना कहते ही साकेत का शरीर अकड़ने लगा और वो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था और आंखें पलट गई थी। दादी का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ने लगा था। उसे अनिष्ट की आशंका हो गई थी। दादी दौड़कर मंदिर की तरफ जाती है और मंदिर से लाकर रक्षा सूत्र उसके हाथों में बांधकर मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद साकेत को होश आ गया था, लेकिन उसकी आंखें सामान्य नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे आंखों में खून उतर आया हो। दादी साकेत को उसके कमरे में ले जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। हर गुजरते पल के साथ साकेत की हालत खराब होती जा रही थी। कभी वो जोर जोर से हंसता तो कभी दीवार में सर मार मार कर बुरी तरह से रोने लगता। कभी अपने सर के बाल नोचता तो कभी दरवाजा खुलवाने के लिए जोर जोर से उसे पीटना शुरू कर देता। दूसरी ओर जिस बात का डर था वही हुआ। साकेत बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हमें इसी वक्त गांव जाना होगा। क्या हुआ जी? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? साकेत के पापा उसकी माँ को वही वीडियो दिखाते हैं जो साकेत ने पिछली रात रिकॉर्ड किया था। हे भगवान, इस वीडियो में तो साकेत के पीछे कई सारी काली परछाइयां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब जो गांव के बारे में कहा जाता है वो सब बिल्कुल सच है। ये क्या अनर्थ कर दिया साकेत ने? मेरा बच्चा ठीक तो होगा ना? साकेत के मम्मी पापा गांव के लिए निकल जाते हैं और उधर गांव में साकेत की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। ये बुढ़िया, खोल दे दरवाजा, वरना ले जाऊंगी इसे अपने साथ। खोल दे बुढ़िया। दादी, मुझे बचा लो मुझे दादी। कहते हैं अपनी करनी का फल आदमी को भोगना ही पड़ता है। मैंने सालों पहले अपने बेटा, बहू और पोते को यहाँ से भेजकर सोचा था कि शायद इस लड़ाई में मैं जीत गई, लेकिन मैं गलत थी। मुझे बाबा के पास जाना होगा। अब आगे का उपाय वही बता सकते हैं, वरना मैं अपने पोते को खो दूंगी। लेकिन साकेत को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? कुछ समझ में नहीं आता। तभी दादी को अपने दरवाजे के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आती है और साकेत के माँ पापा गाड़ी से निकलकर घर के अंदर आते हैं। साकेत, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, दादी ने मुझे इस कमरे में बंद करके रखा है। मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा प्लीज दरवाजा खोल दो। ये क्या किया है माँ आपने? उसे कमरे में बंद करके क्यों रखा है? अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना पता नहीं आप क्या करती मेरे बेटे के साथ। बावला मत हो, तेरे बेटे की भलाई के लिए ही उसे वहाँ बंद करके रखा है। ये सब चाल है उसकी, दूर रहे। अरे बिल्कुल ठीक तो है मेरा बेटा, बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है और आपने उसे वहाँ अंधेरे में बंद करके रखा है। मैं कहती हूँ निकालिए मेरे बेटे को बाहर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक जाओ, अभी सब समझ जाओगे। नहीं खोलूंगी, ऐसे ही कैद करके रखूंगी तुझे। कितनी देर कैद रखेगी मुझे? बस कुछ घंटे। आज रात को ले जाऊंगी अपने साथ। समझ गए तुम दोनों? अभी तुम यहीं रुको, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे दरवाजा मत खोलना। मैं तांत्रिक बाबा के पास जाकर कुछ उपाय पूछ कर आती हूँ। दादी तांत्रिक के यहाँ जाकर उसे सारी बातें बताती है। वो ऐसे नहीं लौटेगी, उसे एक बलि चाहिए। बलि लिए बिना वो तेरे पोते के शरीर को नहीं छोड़ेगी। दादी तांत्रिक को अपने घर ले आई।
दिन ढलने लगा था। साकेत पर उस आत्मा की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। दादी दरवाजा खोलती है और उसी के साथ बाबा साकेत के पिता और माँ मिलकर उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। बाबा ने हवन शुरू कर दिया था। पूरी रात बाबा तंत्र बल से हवन कुंड में नींबू, मिर्ची और नारियल की आहुति देकर मंत्र पढ़ते रहते हैं। हर आहुति के साथ साकेत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसकी माँ और पापा के हाथ पांव फूल रहे थे। सुबह की पहली किरण पड़ते ही बाबा ने अपना अंतिम मंत्र पढ़ा और उसी के साथ साकेत और उसकी दादी दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। साकेत के माँ और पिता ये देखकर घबरा जाते हैं और पानी के छींटे मारकर दोनों को होश में लाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद साकेत होश में आ चुका था, लेकिन दादी, उन्होंने उस रात खुद की बलि देकर अपने पोते की जान बचा ली थी। दादी फिर कभी लौटकर नहीं आई। ये सारा खेल 25 साल पहले साकेत के दादाजी के साथ शुरू हुआ था। साकेत के दादाजी को तंत्र मंत्र की सिद्धियां पाने की धुन सवार थी। अपनी इसी जिद में उन्होंने सिद्धियां पाने के लिए 5 अमावस्या को लगातार कुंवारी लड़कियों की बलि दी थी। कहते हैं इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अमावस्या के दिन उन 5 लड़कियों की मौत हुई थी, इसीलिए हर अमावस्या को इस परिवार के सदस्य की बलि लेने के लिए वो आत्मा लौटती है। ऐसी ही एक अमावस्या को साकेत के दादाजी की मौत हुई थी। उन प्रेत आत्माओं से बचने के लिए पिछले 25 सालों से दादी दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटका रही थी। अपने बेटे और उसके परिवार को इन सब से बचाने के लिए दादी ने सालों पहले उन्हें शहर में रहने के लिए भेज दिया था और वादा लिया था कि वो फिर कभी इस गांव में लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाने का वादा दादी ने पूरा कर दिया था, लेकिन दादी की मौत इतना जरूर सिखा गई थी कि इंसानों की दुनिया के पार एक और दुनिया है, जिससे उलझना इंसान के लिए हमेशा घातक ही होता है। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में विजय ने आज ही ज्वाइनिंग की थी। विजय एक MBBS डॉक्टर था जिसने मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया था। विजय की अस्पताल में नाइट शिफ्ट थी। उसने सब वार्ड्स में जाकर मरीजों को चेक किया। रात के लगभग 11 बजे तक वो फ्री होकर अपने केबिन में आकर बैठ गया। तभी बाहर से उसे कुछ शोरगुल की आवाज आई। वो जल्दी से बाहर गया। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अभी हॉस्पिटल में कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। हम इन्हें एडमिट नहीं कर सकते और वैसे भी इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, तो प्लीज आप इन्हें कहीं दूसरे अस्पताल में ले जाइए। अरे ये क्या तरीका है पेशेंट से बात करने का? और नीचे एक वार्ड खाली तो पड़ा है। जब मैं सुबह आया था तो मैंने देखा था उधर लॉक लगा था। नहीं सर, वो वार्ड तो बंद है, पर वहाँ किसी को एडमिट नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं आप? क्यों बंद क्यों है वो? और अगर इमरजेंसी है तो क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को वहाँ शिफ्ट करने में? ये सरकारी अस्पताल है, ऐसे कैसे 4 मरीज को एडमिट करने से इनकार कर सकते हो तुम? हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं वो। जब डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आजकल ये वार्ड बॉय खुद को अस्पताल का मालिक समझने लगे हैं। देखिए आप समझिए, उस वार्ड की चाबी नहीं है हमारे पास और उसमें अभी काम चल रहा है, तो किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको कहा ना हमने कि किसी और अस्पताल में चले जाइए, क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? वार्ड बॉय ने जैसे तैसे करके उन्हें वहाँ से भेज दिया और बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन ये बात विजय को हजम नहीं हुई। वो उनके जाने के बाद सीधा नीचे गया। नीचे वाले फ्लोर पर ऑफिस रूम में सभी वार्ड्स की चाबियां थी। विजय ने वार्ड नंबर 1 की चाबी निकाली और उसका ताला खोलने लगा। तभी वार्ड बॉय वहाँ पर आ गया और उसने विजय के हाथ से चाबी छीन ली। अरे क्या कर रहे हो सर आप? मैंने बोला ना बंद है ये, नहीं खोल सकते इसे। अरे तुम्हारी परेशानी क्या है? ऐसा क्या है इस वार्ड में जो नहीं खोल सकते इसे? खामखा उस पेशेंट को भी एडमिट नहीं करने दिया। अभी चाबी दो मुझे उसकी। अरे सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये वार्ड ठीक नहीं है। इसमें जो भी मरीज एडमिट हुआ उसके साथ कुछ न कुछ मनहूस घटना हुई है। क्या? भला इस बात का क्या मतलब हुआ? सर कुछ साल पहले इस वार्ड में एक औरत एडमिट हुई थी। उसके साथ उसका पति भी रात में इधर ही रुकता था। बहुत सनकी सा आदमी था वो। उसने इस वार्ड में पत्नी को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। उस दिन के बाद जो भी इसमें एडमिट हुआ उसे वो दिखाई देने लगा। और सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं, रात को स्टाफ ने भी इस रूम में बहुत सारी हलचल देखी, उसकी परछाई देखी। वो कुल्हाड़ी लेकर चलता था। उसकी आवाज सुनी है सबने। उसकी आत्मा ने ही कई पेशेंट्स को मारा है। वो अभी भी यहाँ पर भटकती है, इसलिए इस रूम को लॉक कर दिया है ताकि कोई इसके अंदर न जाए। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? भूत प्रेत आत्मा पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। अरे हॉस्पिटल में जॉब करते हैं हम लोग और बदकिस्मती से यहाँ पर बहुत लोगों की जाने जाती है। तब तो यहाँ पर हर कमरे में तुम्हें आत्मा दिखाई देनी चाहिए, बेवकूफ। इससे पहले कि डॉक्टर विजय कुछ और बोलते, एक पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है और वो उसे देखने के लिए चले जाते हैं। उस रात तो बात आई गई हो जाती है और डॉक्टर विजय भी उस वार्ड के बारे में भूल जाते हैं।
तभी एक रात डॉक्टर विजय नीचे वाले फ्लोर का चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि वार्ड नंबर 1 के अंदर एक पेशेंट है जो अपने बेड पर लेटा हुआ है और एक छोटे बच्चे के रोने की भी आवाज उसी ओर से सुनाई दे रही थी। अरे, वार्ड बॉय ने तो कहा था इस वार्ड में कोई नहीं जाता। उस दिन तो मुझे इसका लॉक भी खोलने नहीं दे रहा था और आज इसके अंदर पेशेंट एडमिट है। लगता है कहानी सुनाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर विजय वार्ड के अंदर की तरफ ही देख रहे थे कि दरवाजे पर लगे शीशे से उन्हें अंदर एक आदमी बिस्तर पर लेटे हुए नजर आया, जिसने डॉक्टर विजय को अपने हाथ से अंदर आने का इशारा किया और इन्हें देखकर अजीब सी मुस्कान दी। डॉक्टर विजय हंसते हुए वार्ड का दरवाजा खोलने लगे। तभी वार्ड बॉय वहां आ गया। सर, यहाँ क्या कर रहे हो आप? मैंने मना किया था ना इसे खोलने के लिए। अरे लेकिन अंदर। इससे पहले कि डॉक्टर विजय कुछ और बोलते, अस्पताल की लाइट फ्लिकर करने लगी। वार्ड बॉय जल्दी से डॉक्टर विजय को लेकर वहां से चला गया। लेकिन अब डॉक्टर विजय के मन में ये बात बैठ गई थी कि वार्ड बॉय जरूर मस्खरी कर रहा है, इसलिए डॉक्टर विजय ने फिर कभी उससे उस वार्ड के बारे में नहीं पूछा। अब डॉक्टर विजय को वहां काम करते करते लगभग 1 महीना बीत गया था। रोज की तरह ही डॉक्टर विजय ने सब वार्ड्स में राउंड लगाया, लेकिन आज ड्यूटी करके उनके सर में दर्द होने लगा था। अरे यार, थोड़ी देर के लिए आराम चाहिए मुझे। कहाँ जाऊं? अरे हाँ, शायद नीचे वाले वार्ड नंबर 1 में कोई नहीं है, वहीं चला जाता हूँ। थोड़ी देर आराम कर लूंगा। डॉक्टर विजय रेस्ट करने के लिए नीचे आ गए। उन्होंने ऑफिस रूम से वार्ड नंबर 1 की चाबी ली और ताला खोलने लगे। पहले तो बहुत देर तक ताला खुला ही नहीं, जैसे तो सालों से बंद होने की वजह से जाम हो गया हो। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो ताला खुल गया। डॉक्टर विजय दरवाजा खोलकर जैसे ही वार्ड के अंदर गए तो पूरे वार्ड में एक अजीब सी ठंडक थी। अरे यार, खामखा इस वार्ड को बंद रखते हैं ये लोग। कितनी अच्छी खासी ठंडक है यहाँ पर। इतना ठंडा तो हॉस्पिटल के बाकी कोई भी रूम में नहीं है। थोड़ी देर लेट ही जाता हूँ। डॉक्टर विजय अपना मोबाइल साइड टेबल पर रखकर आराम से लेट गए। तभी वार्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्हें वहां लेटे हुए अभी कुछ मिनट ही बीते होंगे, तभी उन्हें वार्ड के बाथरूम से नल चलने की आवाज आई। अरे, ये पानी चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। डॉक्टर विजय उठकर बाथरूम की तरफ गए तो देखा कि नल चालू है। उन्होंने नल को बंद कर दिया और वापस आकर बिस्तर पर लेट गए कि तभी लगभग 2 मिनट बाद उन्हें फिर से पानी चलने की आवाज आई। अरे, अभी तो मैं नल बंद करके आया था, फिर से कैसे चल गया? डॉक्टर विजय फिर से उठकर बाथरूम में गए। नल चालू था। ये बात डॉक्टर विजय को कुछ अजीब सी लगी। उन्होंने फिर से नल को बंद किया। तभी उन्हें लगा कि वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे में उन्हें अपने पीछे कोई खड़ा दिखा। उन्होंने जैसे ही दोबारा से शीशे में देखा तो किसी की परछाई अचानक उनके पीछे से गायब हो गई। डॉक्टर विजय तुरंत पीछे मुड़े। तभी उनके कानों में किसी की अजीब सी हंसी की आवाज पड़ी। जैसे ही वो बाहर आने को पलटे, बाथरूम के फर्श पर उन्हें खून बिखरा दिखाई दिया और पास ही में खून से सनी कुल्हाड़ी भी रखी हुई नजर आ रही थी। विजय घबराकर जल्दी से बाथरूम से बाहर आ गए। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया और वापस से बिस्तर पर आकर लेट गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे पर लगा लॉक अपने आप खुल रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कहीं मेरे सर में दर्द की वजह से तो मुझे ऐसे अजीब अजीब से भ्रम नहीं हो रहे? पता नहीं, लेकिन मुझे इस रूम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से बाहर ही चला जाता हूँ। डॉक्टर विजय अपने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ गए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा मानो जाम हो गया। उनकी लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। तभी उन्हें अपने पीछे से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? कोई भी तो नहीं था यहाँ पर। तो फिर किसकी आवाज आ रही है मुझे? धीरे धीरे वो हंसने की आवाज और भयानक हो गई। दरवाजा न खुलने पर विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो जिस बिस्तर पर वो खुद लेटा हुआ था, उसी बिस्तर पर एक सफेद कफन ओढ़े लाश पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और आंखों की पुतलियां बाहर को निकल कर आई हुई थी। मुंह से लगातार खून टपक रहा था। अचानक सामने बिस्तर पर एक लाश देखकर विजय पसीने पसीने हो गया था। विजय हिम्मत करके उसके नजदीक गया तो लाश उसे देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी। अचानक वार्ड की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर विजय की जान हलक में अटक गई थी। वो जोर जोर से मदद मांगने के लिए दरवाजा पीट रहा था। कोई है? कोई है? प्लीज मदद करो मेरी, ये दरवाजा खोलो, हेल्प!
डर के मारे विजय का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, लेकिन कोई भी नीचे वाले फ्लोर पर नहीं था और उस वार्ड के पास जाने की तो कोई हिम्मत भी नहीं करता था। इसलिए कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। डर के मारे विजय की आंखों से आंसू निकल गए। अगले ही पल जैसे उसने अपनी पलकें झपकाई तो सामने बिस्तर पर अब कोई नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे वहम हो गया है। लगता है इस वार्ड बॉय की बातों का मेरे दिमाग पर असर हो गया है। सब ठीक है, मुझे किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। डॉक्टर विजय खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। वो जाकर साइड टेबल से अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और वहां पर खड़े होकर अस्पताल के किसी स्टाफ को फोन नंबर सर्च करने लगते हैं। अचानक से उन्हें अपने हाथ पर एक जकड़न सी महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मजबूती से उनका हाथ पकड़ रखा हो। डॉक्टर विजय मुड़कर बिस्तर की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक बार फिर से वही कफन में लिपटा हुआ आदमी बेड पर पड़ा हुआ नजर आता है, जिसने अपने हाथों से उनकी कलाई को पकड़ रखा था। विजय पूरी ताकत लगाकर उस हाथ की पकड़ ढीली करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पकड़ ढीली नहीं हो पा रही थी। खुद को बचाने के लिए विजय अपने हाथ पैर चला रहा था। तभी उसके हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर का बॉक्स आ गया। उसने पूरी ताकत से उस बॉक्स को लाश के सर पर लगातार 5-6 बार दे मारा, जिससे उसका सर धड़ से अलग होकर बिस्तर के नीचे जा गिरा। लेकिन अभी भी वो उसी भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। विजय डर से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन तभी उसने विजय की कलाई से अपनी पकड़ छोड़ दी और नीचे गिर पड़ा। विजय जल्दी से उठकर फिर से मदद के लिए चीखने लगा, लेकिन उसी पल उसे हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। विजय ने घबराकर उस ओर देखा। वो लाश बिस्तर से उठकर चलती हुई बेड की तरफ जाने लगी और अपने सर को उसने वापस अपने धड़ में जोड़ दिया। विजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वो आत्मा अचानक बाथरूम के अंदर चली गई। प्लीज कोई दरवाजा खोल दो, वरना वो मुझे मार डालेगा। प्लीज हेल्प मी। विजय ने अपना दिमाग लगाया और फायर एक्सटिंग्विशर का बॉक्स उठाकर जोर से दरवाजे पर दे मारा। विजय की किस्मत अच्छी थी कि दरवाजे का कांच टूटकर बिखर गया और फायर एक्सटिंग्विशर बाहर जाकर गिरा। तभी पीछे से विजय को एक आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लाश अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर फर्स्ट फ्लोर पर काम कर रहे स्वीपर जल्दी से भागकर वहां आ गए। तभी उन्हें विजय के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। स्वीपर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी ओर वो लाश डॉक्टर विजय के सिवा किसी को नजर नहीं आ रही थी और वो कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़े जा रही थी। तभी एक दूसरा वार्ड बॉय अस्पताल के मंदिर से गंगा जल लेकर आया और उसे कमरे के अंदर छिड़क दिया। गंगा जल का स्पर्श पड़ते ही वो लाश अचानक दिखाई देना बंद हो गई और जाम हो चुका दरवाजा भी झटके से खुल गया। उन्होंने डॉक्टर विजय को वार्ड नंबर 1 से बाहर निकाला। उनकी हालत डर के मारे बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए उन्हें इमीडिएटली एडमिट कर लिया गया। लेकिन उस रात जो डॉक्टर विजय के साथ घटा वो उसे कभी भूल नहीं पाए। जिन बातों पर उन्हें कभी यकीन नहीं था वो उन्हीं के साथ घटित हुई और उन्हें यकीन हो गया कि इस दुनिया में भूत प्रेत सच में होते हैं। वार्ड नंबर 1 के गेट को ठीक करवा के उसे परमानेंटली लॉक करवा दिया गया। अब किसी को भी वहां पर जाने की परमिशन नहीं है और अगर कभी उस फ्लोर पर डॉक्टर विजय की ड्यूटी लगती है तो उस वार्ड की तरफ जाते ही उनकी रूह कांप जाती है और उनके कानों में उसी हंसी की आवाज गूंज उठती है। तो शिमला, गौरव, अनिकेत, टीना, प्रिया और रोनित कॉलेज फ्रेंड्स आज पूरे 4 साल बाद मिल रहे थे। दिल्ली की भगभगाती गर्मी से राहत पाने के लिए उन्होंने शिमला का ट्रिप प्लान किया। गौरव ने अपनी गाड़ी ली और वो सभी शिमला की ओर निकल पड़े। क्या यार, मैंने और प्रिया ने बोला था तुम्हें कि बस या ट्रेन से चलते हैं, और तुम लोगों को अगर गाड़ी से जाना ही था तो थोड़ी जल्दी भी तो निकल सकते थे ना। ये पहाड़ और यहाँ के रास्ते रात के अंधेरे में ठीक नहीं होते। अच्छा, रात को ऐसा क्या होता है यहाँ पर? अरे इन लोगों के वो भूत प्रेत घूमते होंगे रात होते ही यहाँ। टीना, हमें पता है तुम एक राइटर हो, लेकिन तुम्हारी इन कहानियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ हाँ, वेरी फनी। सबके साथ हंसी मजाक करते हुए गौरव गाड़ी चला रहा था। तभी रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे क्या हुआ? तूने गाड़ी क्यों रोक दी? रोकी नहीं है, अपने आप रुक गई। चेक करनी पड़ेगी।
अरे जब तेरे खटारे में दम नहीं है तो इसे लेकर ट्रिप पर क्यों निकल जाता है? इससे तो अच्छा होता हमने कोई टैक्सी बुक कर ली होती। अब आधी रात को यहाँ पहाड़ियों में अब क्या होगा? हमसे गाड़ी में धक्का लगवाएगा क्या तू? अरे कह रहा हूं ना, अभी चेक करते हैं, पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। गौरव गाड़ी से निकलकर जाता है तो अनिकेत भी अपने फोन की टॉर्च ऑन करके उसके साथ बाहर आता है। गौरव गाड़ी का इंजन चेक कर रहा था, तभी पीछे से एक आदमी अपने हाथ में लालटेन लेकर उनके पास आता है। रात के इस समय तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? रात को यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है। कई बार आधी रात को यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं। कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरी बात मानो, आगे मत जाना, पीछे लौट जाओ और सुबह होने तक किसी सेफ जगह रुक जाओ। अरे काका, अगर रात को यहाँ पर आना जाना सेफ नहीं है तो आप आधी रात को यहाँ भूतों की तरह क्यों घूम रहे हो? भूतों के साथ आपका कोई पर्सनल कनेक्शन है क्या कि आपको कुछ नहीं कहेंगे? अनिकेत की बात सुनकर बाकी के दोस्त ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। अनिकेत की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी गुस्से में उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन पलक झपकते ही वो कहाँ गायब हो जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। यार टीना बड़ी जोर से लगी है। इनकी गाड़ी तो पता नहीं कब ठीक होगी और पता नहीं हम कब तक होटल पहुँचेंगे। चलना, झाड़ियों में चलते हैं। हाँ, जाना तो मुझे भी है, चलते हैं। प्रिया और टीना दोनों झाड़ियों की तरफ निकल जाती हैं। तभी उन्हें वहाँ पर किसी की दबी हुई हंसी की आवाज सुनाई देती है। किसी के हंसने की आवाज आ रही है ना यहाँ पर? हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन यहाँ तो हमारे अलावा कोई भी नहीं। जल्दी से यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगती हैं, तभी उनके कानों में फिर से वही हंसी की आवाज पड़ती। एक औरत और एक आदमी, जिनका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था, अचानक उनकी आंखों के सामने से आ जाते हैं, जिसे देखकर उन दोनों की चीख निकल जाती है। उनकी चीख सुनकर अनिकेत और गौरव झाड़ियों की तरफ दौड़ते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम दोनों चिल्लाई क्यों? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, नहीं, प्लीज चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। अरे लेकिन हुआ क्या? अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। प्रिया और टीना अनिकेत और गौरव को गाड़ी के पास लेकर आती हैं और गौरव अब जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो उसकी गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। अरे कम से कम दोनों अब तो बताओ कि हुआ क्या था वहाँ पर? क्यों चिल्लाई थी तुम दोनों? देखो, मेरी मम्मी बोलती है कि इन चीजों को याद करके इनका नाम नहीं लेना चाहिए। वो वहाँ, एक मिनट, रोनित कहाँ है? रोनित? अरे जब हम दोनों झाड़ियों की तरफ भागे थे तो रोनित गाड़ी में ही तो था, अचानक से कहाँ चला गया? कहीं वो गाड़ी से उतर तो नहीं गया था? हम उसे पीछे ही तो नहीं छोड़ गए? गाड़ी घुमा गौरव। इससे पहले कि गौरव गाड़ी घुमाता, अचानक कुछ उनकी गाड़ी के बोनट पर आकर गिरता है। गौरव जल्दी से गाड़ी रोकता है और जैसे ही सब लोग बाहर आकर देखते हैं तो बोनट पर रोनित की डेड बॉडी गिरी हुई थी, जो पूरी तरह से खून से लथपथ थी और उसका चेहरा भी बिल्कुल उन औरत आदमी की तरह ही कटा फटा हुआ था जो प्रिया को झाड़ियों में दिखाई दिए थे। रोनित की डेड बॉडी कार पर देखकर सबकी चीख निकल जाती है। ये सब उन दोनों ने ही किया है। वो हमारे पीछे लग चुके हैं। उन्होंने रोनित को तो मार दिया, वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। वो छलावा था, मैंने मना किया था तुम्हें रात को यहाँ पर आने से, और वो बूढ़ा आदमी भी तो कह रहा था ना कि आगे मत जाओ। अगर हमने उसकी बात मानी होती तो रोनित मारा नहीं जाता। अब हम सब मारे जाएंगे। शट अप प्रिया, ये किसी इंसान या जानवर का काम है। रोनित तो मर गया, अब हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। हम इसकी डेड बॉडी को यहीं पर छोड़ देते हैं और चलते हैं यहाँ से। हाँ, गौरव ठीक कह रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जल्दी से गाड़ी में बैठो। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगते हैं, टीना, गौरव और अनिकेत गाड़ी में बैठ चुके थे। जैसे ही प्रिया गाड़ी में बैठने को होती है, अचानक प्रिया को अपने कंधे पर कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वही भयानक औरत और आदमी उसके सामने खड़े थे। प्रिया जोर से चीखती है और गाड़ी में बैठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो दोनों उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाते हैं। अनिकेत, गौरव और टीना अपनी आंखों के सामने प्रिया को झाड़ियों की तरफ इस तरह घसीटते हुए जाते देख रहे थे। कुछ करो गाइस, वो हमारी प्रिया को भी ले गए, नहीं छोड़ेंगे उसे, प्लीज कुछ करो। टीना फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो गाड़ी से उतरकर प्रिया को बचाने जाएं। तभी पूरे जंगल में प्रिया की चीखें गूंज उठी। प्रिया की चीख सुनकर गौरव ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी।
ये सब क्या हो रहा है? पहले रोनित और अब प्रिया। प्लीज जल्दी करो, निकलो यहाँ से, जल्दी होटल तक पहुँचो। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम गाड़ी नहीं रोकेंगे। गौरव ने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई, लेकिन लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी रास्ता मानो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। दूर दूर तक होटल तो क्या, किसी भी इमारत और रिहायशी इलाके का कोई नामो निशान नहीं था। व्हाट द हेल, पिछले आधे घंटे से फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और ये लोकेशन तो जैसे एक ही जगह अटक गई है। अभी भी होटल 4 किलोमीटर दूर है। गाइस, मैं कह रही हूँ, छलावा हमारे पीछे पड़ चुका है। हम कितना भी चलेंगे, लेकिन सुबह होने तक उस छलावे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुबह तक हमें खुद को बचाकर रखना होगा, वरना हमारे साथ भी वही होगा जो प्रिया और रोनित के साथ हुआ है। चुप करो टीना, हम वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। बस हमें जल्दी से कोई मंदिर या किसी का घर दिख जाए, गाड़ी वहाँ से आगे नहीं बढ़ाएंगे। थोड़ी देर और गाड़ी चलाने के बाद गौरव को सामने एक रोशनी दिखाई दी। जंगल का एरिया धीरे धीरे खत्म हो रहा था और सामने ही उसे एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी, जहाँ से लालटेन की रोशनी चमक रही थी। शायद सामने इस झोपड़ी में कोई रहता है। आज रात हम यहीं रुक जाते हैं, वरना आज हमारी जान नहीं बचेगी। वो तीनों झोपड़ी की तरफ जाते हैं तो झोपड़ी में लालटेन जलाए एक औरत अंदर चूल्हे पर खाना बना रही और उसका पति उसके पास बैठा था। टीना को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। अभी रात का 1 बज रहा है और गांव में तो लोग जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। रात के इस पहर तो कोई भी अपना चूल्हा नहीं जलाता, तो इतनी रात को ये लोग। अरे चुप करो तुम। सुनिए, हम यहाँ पर रास्ता भटक गए हैं। क्या प्लीज आप हमारी छोटी सी मदद कर सकते हैं? हमें सुबह तक रुकने के लिए कोई जगह चाहिए। अगर आप हमें आज रात यहाँ पर रुकने देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गौरव की इस बात का उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी टीना का ध्यान उनके पैरों पर पड़ा, जो उल्टे थे। इससे पहले कि टीना कुछ कर पाती, उन दोनों ने अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ी। उनका कटा हुआ भयानक वही चेहरा देखकर उन तीनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो चीखते हुए वहां से गाड़ी की तरफ भागे और गौरव ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। उन तीनों की सांसें उनके हलक में अटक चुकी थी। यहाँ कुछ भी सेफ नहीं है यार। पता नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो ये लोग हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। हमें उस बूढ़े की बात मान लेनी चाहिए थी। अनिकेत ने जैसे ही ये बात बोली, तभी पीछे की सीट से उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वो आवाज सुनकर अनिकेत और गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इस रास्ते पर आगे मत जाना साहब, लेकिन आजकल के लोग कहाँ किसी की बात सुनते हैं। उन दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि गाड़ी की पिछली सीट पर टीना नहीं बल्कि वही बूढ़ा था, जो अब उन्हें देखकर भयानक तरह से मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा भी अब धीरे धीरे भयानक होने लगा और उसके मुंह से खून टपक कर गाड़ी में गिरने लगा। दोनों इतने डर गए थे कि उनके मुंह से चीख निकल गई और हाथ पैर सुन्न पड़ गए। गौरव का दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो चाह कर भी आगे गाड़ी नहीं बढ़ा पा रहा। उसने गाड़ी के ब्रेक लगाए और दोनों गाड़ी से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगे। तभी उनके सामने वो आदमी और औरत अपनी हड्डियों को मरोड़ते हुए उनकी तरफ आने। अब हमें ये नहीं छोड़ेंगे यार, कोई चारा नहीं है अब अपने पास। हर किसी को अपने किए का भुगतान तो भरना ही पड़ता है। भूल गए आज से 4 साल पहले की वो रात। ओह नो, किसी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने बोला था ड्रिंक करके गाड़ी मत चलाओ। अब क्या करें यार? अगर इन लोगों को अस्पताल लेकर गए और ये मर गए तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं। मैं तो कहती हूँ चलो यहाँ से, जो हो गया सो हो गया। अब इनको बचाने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ खराब नहीं करनी। वो लोग चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन पुलिस के डर से वो उन लोगों का एक्सीडेंट करके उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए और इस वजह से बहुत देर तक तड़पने के बाद उन तीनों की वहाँ पर मौत हो गई। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे। इस वजह से कभी किसी को पता नहीं चला कि ये एक्सीडेंट किसने किया। गौरव की आंखों के सामने वो रात अचानक फ्लैश हुई। वो अपनी जान के लिए भीख मांगने लगा। वो बूढ़ा आदमी और औरत उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। वो अपनी पूरी जान लगाकर भागे, लेकिन तभी पीछे से उनके ऊपर हमला हुआ और वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी ही देर बाद वहाँ चीखों की गूंज सुनाई दी, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो अनिकेत ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो जिंदा है और उसे एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तो सामने के पेड़ पर रोनित, गौरव, प्रिया और टीना की गर्दन लटकी हुई थी। ये नजारा देखकर अनिकेत की आत्मा कांप उठी और शिमला का ये ट्रिप उसके चारों दोस्तों की मौत का ट्रिप बनकर रह गया। अनिकेत इसलिए बच गया क्योंकि वो आज से 4 साल पहले शिमला नहीं आया था और उस एक्सीडेंट से उसका कोई वास्ता नहीं था, वरना आज अनिकेत के साथ भी वही हुआ होता जो उसके 4 दोस्तों के साथ हुआ था।
काली रात, आसमान में कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश। चारों तरफ सिर्फ तूफान की आवाज गूंज रही थी। उसी तूफानी रात में एक किसान माधव शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहा था। माधव पूरे दिन का थका हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान कर रही थी ये ठंडी बारिश और तेज हवा। जंगल के कच्चे रास्ते पर चलते चलते अचानक रात गहरी हो गई। अब न रास्ता साफ दिख रहा था, न ही आसपास कोई इंसान। हे भगवान, कैसी आफत वाली रात है ये। हवा इतनी ठंडी है कि हड्डियां तक कांप रही हैं। लगता है इस साल ठंड जल्दी ही दस्तक देने वाली है। अभी तक घर भी नहीं पहुंच पाया। अगर देर हो गई तो घर वाले भी चिंता में पड़ जाएंगे। काश थोड़ी रोशनी होती तो ये जंगल का रास्ता साफ दिखाई देता। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। तभी अचानक दूर अंधेरे में उसे हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। माधव कुछ पल के लिए धक से रह गया। उसने ध्यान से उस रोशनी को देखा। अरे, ये रोशनी, लगता है वहां किसी का घर है, लेकिन इस घने जंगल के बीचों बीच अकेला घर, कुछ तो अजीब है। लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं है। इस तूफान में अगर कहीं आसरा मिल जाए तो वही बहुत है। बस रात यहीं काट लूंगा, सुबह होते ही अपने रास्ते निकल जाऊंगा। माधव धीरे धीरे उस पुराने घर की ओर बढ़ने लगा। तेज बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ठंडी हवा उसके कपड़ों को भिगो चुकी थी। उसके मन में डर भी था, लेकिन इस तूफानी रात में उसे वही घर एक उम्मीद की तरह दिखाई दे रहा था। घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर माधव कुछ पल के लिए रुक गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जंगल बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवा और बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। माधव के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। पता नहीं अंदर जाना सही रहेगा या नहीं। इतने घने जंगल में ये अकेला घर, कुछ तो अजीब लग रहा है। लेकिन बाहर खड़े रहने से तो अच्छा है कि अंदर जाकर रात काट लूं। आखिरकार माधव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा को धीरे से खटखटाया। कोई है अंदर? सुनिए, कोई है क्या? मैं रास्ते का मुसाफिर हूँ। इस तूफान में सफर करना मुश्किल हो गया है। अगर थोड़ी देर के लिए रुकने की जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ पल तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। माधव वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी दरवाजा चर्र की आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अरे बेटा, इतनी भयानक रात में तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? नहीं बाबा, मेरा नाम माधव है। मैं पालमपुर गांव का रहने वाला हूँ, खेती करता हूँ। आज शहर बीज लेने गया था, लेकिन लौटते लौटते रात हो गई। इस तूफानी बारिश में आगे जाना मुश्किल है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बस आज की रात यहाँ रुक जाऊं। सुबह होते ही अपने गांव निकल जाऊंगा। अरे बेटा, ऐसी रात में किसी मुसाफिर को बाहर खड़ा रखना ठीक नहीं। आओ अंदर आ जाओ। माधव अंदर चला गया। घर के अंदर हल्की सी लालटेन की रोशनी जल रही थी। कमरा पुराना था, दीवारें भी काफी जर्जर लग रही थी। माधव की नजरें कमरे के हर कोने को गौर से देख रही थीं। बाबा, आप यहाँ इस वीरान जंगल में अकेले रहते हो क्या? आपको यहाँ डर नहीं लगता? हमारे गांव में तो अगर कोई जंगली जानवर भी आ जाए तो पूरा गांव घबरा जाता है, और आप तो यहाँ जंगल के बीच रहते हो। क्या करें बेटा, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। हमारे गांव में कुछ साल पहले भयानक आग लग गई थी। उस आग में हमारा सब कुछ खत्म हो गया। फिर हम दूसरे गांव में रहने गए, लेकिन वहां के लोगों ने हमें अपनाने से मना कर दिया। तब मजबूरी में मैं और मेरी बेटी इस पुराने घर में आकर रहने लगे। ये सुनकर माधव के चेहरे पर भी उदासी छा गई। ओह, आपकी बेटी भी है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या वो घर पर नहीं है? है बेटा, वो यहीं है, दूसरे कमरे में सो रही है। उसे शाम ढलते ही नींद आ जाती है,
इसलिए जल्दी सो जाती है। तुम भी काफी थक गए लगते हो, आराम कर लो। अगर भूख लगी हो तो मैं कुछ खाने को ले आऊं? नहीं बाबा, उसकी जरूरत नहीं। मैं रास्ते में ढाबे पर खाना खा चुका हूँ। आप चिंता मत करो, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको आवाज दे दूंगा। बुजुर्ग आदमी वहां से धीरे धीरे उठकर दूसरे कमरे की ओर चला गया। माधव भी थका हुआ था। उसने कमरे में पड़े पुराने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली। बाहर तूफान की आवाज अब धीरे धीरे कम हो रही थी। माधव सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे पायल की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। माधव एकदम से उठकर बैठ गया। पायल की आवाज? इतनी रात को कौन हो सकता है? माधव धीरे धीरे उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। अब बारिश रुक चुकी थी। आसमान में काले बादल तैर रहे थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तभी माधव की नजर आंगन में बैठी एक लड़की पर पड़ी। अरे, आप यहाँ? बाबा तो कह रहे थे कि आप सो गई हैं। इतनी रात को अंधेरे में अकेले क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आकर बैठ गई। वैसे आप कौन हैं और इस घर में कैसे? मेरा नाम माधव है। मैं पालमपुर गांव का किसान हूं। आज शहर से बीज लेकर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में तूफानी बारिश शुरू हो गई। तभी आपके बाबा मिले। उन्होंने ही मुझे रात यहीं रुकने को कहा। शायद तब आप सो रही थीं। हाँ, आपने ठीक ही किया यहाँ रुककर। इस तूफानी बारिश ने बहुत लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ऐसी अंधेरी रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। कम से कम यहाँ आराम से रात गुजार कर सुबह निकल जाओगे। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने सही फैसला लिया। अगर यहाँ नहीं रुकता तो आपसे मुलाकात कैसे होती? आप बिना कैसी बातें करते हैं। मेरा नाम मनीषा है, लेकिन हर मुलाकात अच्छी ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता। इन काली तूफानी रातों में कभी कभी इंसान से ज्यादा डरावनी चीजें भी भटकती हैं। अरे, आपकी बातें सुनकर तो डर लगने लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे इस जंगल में इंसान नहीं भूत घूमते हों। इतना मत सोचिए। आप बताइए, इस जंगल में रहकर बोर नहीं हो जाती? दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी आसमान में जोर से बिजली चमकी और अचानक बारिश फिर से शुरू हो गई। तेज बारिश को देखकर दोनों जल्दी जल्दी अंदर चले गए। माधव अपने कमरे में वापस आकर लेट गया, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने बार बार मनीषा का चेहरा घूम रहा था। सोचते सोचते कब उसे गहरी नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद सुबह की हल्की धूप कमरे में आने लगी। तभी अचानक माधव की आंख खुल गई। अरे, दिन भी निकल आया और मैं अभी तक सो रहा हूँ। अब तो गांव जाने में देर हो जाएगी। चलो पहले मनीषा जी और बाबा से मिलकर निकलता हूँ। माधव जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आया, लेकिन बाहर आकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूरा घर बिल्कुल खामोश था। बाबा, मनीषा जी, कहाँ हो आप लोग? अरे, ये क्या? रात में तो घर पे ही थे दोनों। कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं देर से उठा और वो दोनों कहीं बाहर चले गए हों? सोचा था जाने से पहले मनीषा जी से एक बार मिल लूं, लेकिन लगता है अब बिना मिले ही जाना पड़ेगा। गांव जाने में भी देर हो रही है। मां भी चिंता कर रही होगी। माधव गांव पहुंचने की जल्दी में उस घर पर रुके बिना ही आगे बढ़ गया था। सुबह का समय था। बारिश थम चुकी थी और हल्की ठंडी हवा जंगल के पेड़ों को धीरे धीरे हिला रही थी। बारिश के बाद पूरा रास्ता हरा भरा और सुहावना लग रहा था। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन माधव का मन कहीं और ही भटक रहा था। बार बार उसे मनीषा का चेहरा याद आ रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या बिना मिले चले आना सही था? तभी अचानक माधव की नजर रास्ते के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो कोई और नहीं, मनीषा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे मनीषा जी, आप यहाँ? क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी? सब ठीक तो है ना? बताइए मुझे। मनीषा की आंखें डर से भरी हुई थीं। वो कांपती हुई आवाज में बोलने लगी। नहीं,
कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह मैं और बाबा जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। बाबा थोड़ी दूर गए थे मेरे लिए कुछ खाने को ढूंढने, लेकिन तभी वहां कुछ बहुत डरावना हुआ। मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग आई हूँ। क्या हुआ मनीषा जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? डरिए मत, मैं यहीं हूँ। आप आराम से बताइए, आखिर हुआ क्या? वो शेर बाबा को अपने साथ ले गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब किस्मत ने बाबा को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो मैं सच में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। ये सुनकर माधव का दिल भर आया। नहीं मनीषा जी, खुद को अकेला मत समझिए। शायद मैं आपके बाबा को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइए मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाइए। अगर आपको मंजूर हो तो आज से आप मेरे साथ चल सकती हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने तो सोचा था भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन शायद उसी ने आपको मेरे लिए सहारा बनाकर भेजा है। मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन एक बात है, अगर मैं आपके साथ चली गई तो फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं जाऊंगी। मैं भी यही चाहता हूं मनीषा जी। सच कहूं तो कल जब पहली बार आपको देखा था, तब से बार बार आपका चेहरा ही याद आ रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल कहता है कि अब हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर आप साथ चलें तो शायद जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगे। मैं भी आपके साथ जाने के लिए ही आई हूँ। अब डर नहीं लगता जब कोई अपना साथ हो। मनीषा बैलगाड़ी में बैठ गई और माधव ने बैलगाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। सफर करते करते धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सूरज की आखिरी किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। माधव अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव की चौपाल की ओर पहुंचा। वहां कुछ गांव वाले बैठे बातें कर रहे थे। चौपाल के सामने सरपंच जी खड़े थे और जैसे ही उनकी नजर माधव और मनीषा पर पड़ी। अरे माधव, तू 2 दिन से कहां गायब था रे? हम लोगों को तो लगा तू शहर में ही रुक गया होगा। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? पहले तो इसे हमारे गांव में कभी नहीं देखा। सरपंच जी, कल तूफानी बारिश की वजह से मैं गांव नहीं पहुंच पाया। रास्ते में जंगल के पास रुकना पड़ा। ये मनीषा जी हैं, अब कुछ दिनों के लिए हमारे गांव में ही रहेंगी। मैं चाहता हूं आप सब इनका स्वागत करें। अच्छा, तो मनीषा बिटिया, हमारे गांव में आपका स्वागत है। माधव, अब घर जा। लगता है फिर से बारिश आने वाली है। इन तूफानी रातों में बाहर निकलना ठीक नहीं होता। सुरक्षित रहना ही समझदारी है। धन्यवाद सरपंच जी, आपका गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात पूछूं, आप बार बार इस तूफानी बारिश की बात क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसी रातों में सच में कुछ अजीब होता है? सरपंच के चेहरे का रंग अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। बेटा, तुम नई हो यहाँ, इसीलिए शायद नहीं जानती। जब ऐसी तूफानी बारिश होती है तो जंगल और आसपास की बुरी शक्तियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए इन रातों में लोग जल्दी घरों के अंदर चले जाते हैं। बाहर रहना ठीक नहीं माना जाता। इतने में अचानक आसमान में बिजली चमकी और फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। माधव जल्दी से मनीषा को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अरे बिटवा, तू तो कल आने वाला था ना? कहाँ रह गया था? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये मनीषा है। इसके घर में अब कोई नहीं बचा। ये बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अगर आप कहें तो ये कुछ दिन हमारे साथ रह सकती है। अरे रे, इस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। तूने अच्छा किया बेटा, जो इसे अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। डरना तो स्वाभाविक है अम्मा। अचानक कोई अनजान लड़की आपके घर आ जाए, फिर भी आपने मुझे यहाँ रहने दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। ठीक है बेटा, तुम दोनों बहुत थक गए होगे। माधव, मनीषा के लिए अपने कमरे के पास वाले कमरे में ले जा।